हेलो। हेलो। नमस्कार बच्चों, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हाँ भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्लास होगी, रिवीजन होगा, सब होगा। जो बच्चे पीछे रह रहे हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस रिवीजन करवा सकता हूँ। भाई एक बैच क्या लॉन्च कर दिया, महातोड़ बैच। अब सब बच्चों को उसमें जाना है। अब आप सोचो थोड़ा सा, है ना। अब मैं आपको एक टीचर की दुविधा सुनाता हूँ, थोड़ा सा रुको एक सेकंड। हमारा रिमोट कहाँ गया? अरे, अभी मैं आपको बेटा अपनी दिक्कत समझाता हूँ। एक बैच क्या लॉन्च कर दिया, सब लोगों को अब महातोड़ बैच में जाना है। हर बच्चे का विश्वास का एक ही मैसेज आ रहा है, सर महातोड़ बैच में एनरोल करवा दीजिए, मेरा बहुत बैकलॉग हो गया है, बहुत बैकलॉग हो गया है, बहुत बैकलॉग हो गया है। बेटा एक बात बताओ, मैं नहीं करवाऊंगा। फ्रेंकली स्पीकिंग उसका कारण मैं बताता हूं। मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहता हूं। मैं आपके पास लाइव का भी एक्सेस रहेगा, वहां का भी एक्सेस रहेगा। आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, बर्बाद हो और बर्बाद हो जाओगे। आप इस चीज को समझने ही नहीं चाह रहे हो। तो रिमोट कहाँ गया यार? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, समझ रहे हो या नहीं? पहले आप ये बताइए मेरे को। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हर बच्चे को उसमें जाना है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, हर बच्चे को इसमें भेजूंगा। उधर पे मैंने जानबूझ के लाइव इसलिए नहीं दिया, उसका कारण यही है कि मैं वहां के बच्चे को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता लाइव देकर। तो क्या पता क्या चल रहा है आपके मन में। और हमारा रिमोट कहाँ चला गया, आज हम ढूंढ नहीं पा रहे। मेरे को आप पूरा पूरा 1 मिनट दीजिए, मैं इसका खात्मा ही करके बात करता हूँ आपसे। रिमोट कहाँ चला गया यार? हम्म, 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 चलिए छोड़िए। तो हम तो आपको वैसे ही मेंटर कर रहे हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अच्छा सुनिए, आपकी आज क्लास हो ही रही है। थोड़ा सा मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ। आपकी अभी क्लास हो रही है। मैं ट्राई करूंगा ये क्लास जल्दी छोड़ दूं बाय 5:30। ठीक है। और आपकी एक क्लास और होगी बेटा 8 बजे से 10 बजे तक। उसमें मैं आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिवाइज करवा रहा हूँ। सबको करना है, कंपलसरी है। भले ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है नहीं आता है, डजेंट मैटर, करना है, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि मुझे करवाना है, बात खत्म। समझ गए मेरी बात को? और हो सकता है कल सुबह आपकी क्लास लगे, उसकी मैं टाइमिंग एडजस्ट करवा दूंगा। अगर कल सुबह क्लास नहीं होगी तो मैं आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करके ग्रेविटेशन एनी हाउ कल तक खत्म कर दूंगा। अपन अपनी टाइमलाइन से 3 दिन 4 दिन आगे निकल चुके हैं। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर की। ठीक है, टोटल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ।
टोटल एनर्जी की बात करता हूं तो बेटा टोटल एनर्जी क्या होता है आप बताइए। सर टोटल एनर्जी होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को मैकेनिकल एनर्जी का भी नाम कहा जाता है या नहीं? हाँ या ना? टोटल एनर्जी ही मैकेनिकल एनर्जी होती है या नहीं होती है? हाँ या ना? अब सुनो, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ रेस्ट पर है बेटा, ये आपका एम का ऑब्जेक्ट बढ़िया आराम से रेस्ट कर रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ रखा हुआ है, और ये बेटा आपकी अर्थ है, और इस अर्थ का मास एम और रेडियस आर है, तो इसकी टोटल एनर्जी लिखनी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो बेटा इसकी स्पीड कितनी होगी? 0। अगर इसकी स्पीड 0 हो गई तो मेरे बच्चे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। देयरफॉर टोटल एनर्जी क्या होती है सर? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इसकी सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज माइनस ऑफ जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू। क्या यही होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा बिटवीन टू पार्टिकल? सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर आपकी अर्थ है, और अगर आपका सॉलिड स्फीयर अर्थ है तो ये एज आ आउटसाइड ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा होगा माइनस ऑफ जी m1 m2 बाय माइनस ऑफ जी m1 m2 बाय आर होगा। हाँ या ना? पक्की बात। अब अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैंने अर्थ से चला दिया किसी पर्टिकुलर स्पीड v से, अगेन इट्स योर अर्थ, अगेन इट्स योर अर्थ जिसका मास m और रेडियस r है। तो बच्चों सेंटर ऑफ अर्थ से ऑब्जेक्ट की दूरी अभी कितनी दिख रही है आप लोगों को? सर सेंटर ऑफ अर्थ से ऑब्जेक्ट की दूरी अभी भी मेरे को r ही दिख रही है। हाँ या ना? राइट। तो बच्चों इस पर्टिकुलर जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, किसी स्पीड से चल रहा है, इसका मास अगर m है, तो बेटा जो टोटल एनर्जी होगी, आप बताओ जो टोटल एनर्जी होगी, जो टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी बोलूं, क्या ये सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी? इस बार इसकी टोटल एनर्जी कितनी है सर? हाफ ऑफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ जी m1 m2 अपॉन r। बताओ मेरे यार कोई दिक्कत? आज का लेक्चर बहुत बवाल होने वाला है, चलो मैं बताने नहीं वाला था लेकिन बता दिया, बहुत बवाल लेक्चर करवाने वाला हूं आज का। आज सुबह थोड़ा सा टाइम था, 1.5 से 2 घंटा मैंने लगाया, लगभग 1 घंटा 50 मिनट मैंने लगाया, और कुछ चीजों को इंप्रूव किया, लास्ट ईयर के कंटेंट को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेकर गया हूं। आइएगा देखिएगा, ये हमारी टोटल एनर्जी हो गई। ठीक है, नाउ अब सुनो, समझो और सीखो। एक होता है आपका एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? सुनो हमेशा, अगर किसी भी चीज को एस्केप करवाना है तो उसको अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से मुक्त करवाना है। उसके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेनेट ना रहे। सुनो सुनो सुनो, आराम से सुनो। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? It is the minimum velocity with which the particle must be projected so that escape from the gravitational pull of the earth। यानी इतनी एक स्पीड उस वेलोसिटी हो कि जिससे अगर मैं फेंकूं तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से इतना दूर चले जाए कि अर्थ इसको पुल ही ना कर पाए वापस, फिर ये अर्थ को चिढ़ाने लगे करके। समझे या नहीं? अर्थ खींचना चाहेगी लेकिन खींच नहीं पाएगी, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से परे हो चुका रहेगा, दूर जा चुका रहेगा, अब अर्थ का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैंने इस पेन को ऐसे फेंका, देखो अर्थ ने वापस खींच लिया, मैंने और तेज फेंका, अर्थ ने और वापस फेंक लिया, मैं और तेज फेंकता हूं, अर्थ वापस खींच लेगा, और तेज फेंकता हूं, अर्थ वापस खींच लेगा। कितनी तेजी से फेंकूं कि अर्थ वापस ना खींच पाए? बेटा यहां से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दे। अगर 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर
पर सेकेंड की स्पीड से फेंक देगा तो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से ये क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। फील आया? बाहर गया यानी कि सर उसकी जस्ट मिनिमम वेलोसिटी बताना है, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है। फील कर, मैक्सिमम तो कितनी भी तेजी से फेंक सकता हूं, मिनिमम से मिनिमम बताना है, मिनिमम से मिनिमम बताना है। इसका मतलब कि सोचो जैसे जैसे ये दूर जा रहा होगा वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, ये कम हो रहा होगा। मिनिमम वेलोसिटी कितनी रखूं सच दैट ये एक पर्टिकुलर जगह पर जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, वेलोसिटी जीरो हो जाए और ये अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल चुका रहेगा। जीरो हो गई लेकिन अब वापस नहीं आएगा, ये कहीं बाहर स्पेस में निकल जाएगा, वापस नहीं आएगा। एक हाइट पे जाने के बाद अब ये स्पेस में निकल गया, स्पेस में निकलने के बाद वापस नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि अर्थ खींच ही नहीं पा रहा। तो मिनिमम अर्थ पे किस स्पीड से फेंकूं सच दैट ये अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाएगा, तो वो स्पीड तभी पता लगेगी मिनिमम जब वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलते से ही जीरो वेलोसिटी पे आ जाए। मैक्सिमम तो कितना भी फेंक दे, यहां से बेटा कोई दूसरे ब्रह्मांड में पहुंचा दे उसको, लेकिन मिनिमम से मिनिमम कितना, वो आपकी एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप करवाना है। तो एक 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 पॉइंट लिखता हूं मैं यहां पे। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट एस्केप इज ऑलवेज जीरो, तो क्या ये ट्रू है या नहीं है? हाँ या ना? टोटल मैकेनिकल एनर्जी of object that escapes is always zero, right or wrong? हाँ या ना? यस, अगर एस्केप करवाना है तो जब वो एस्केप हो जाएगा, जब वो अपने एस्केप पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां पर उसकी बेटा वेलोसिटी जीरो हो गई और अब अर्थ का इसके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल पुल नहीं रह गया, ये अर्थ से इतना दूर हो गया कि अब खींच ही नहीं पा रहा, वो दूर क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा या नहीं? अर्थ के लिए इंफिनिटी से आप क्या समझते हो? बहुत दूर। बेटा चींटी के लिए दिल्ली से मुंबई इंफिनिटी हो जाएगा, तेरे लिए दिल्ली से मुंबई इनफाइनाइट डिस्टेंस थोड़ी है। चींटी के लिए दिल्ली के एक शहर से, एक जगह से दूसरा जगह इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इंफिनिटी इज रिलेटिव, इंफिनिटी वर्ड रिलेटिव है। अर्थ से इतना दूर कर दो कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से वो बाहर चला जाए। यस सर, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक बात बताओ, let's say radius of this is your earth, its radius is m and mass radius is r and mass is m। मैंने यहां से किसी पर्टिकुलर मास को v की स्पीड से थ्रो किया। ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? r होगा। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में जो भी लग रहा है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इनके बीच में प्रेजेंट नहीं है। कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर इनके बीच में प्रेजेंट नहीं है तो आप मेरे को एक बात बताओ और फटाक से बताओ, खटाखट बताओ, क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? हाँ जी सर, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी, सिंस अकॉर्डिंग टू conservation of mechanical energy, K initial plus U initial must be equals to K final plus U final। हाँ है ना? सुनो, जब फाइनली ये जीरो हो रही है तभी एस्केप, जब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रही है यानी ये एस्केप हो गया। इनिशियल मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा? जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, एक पॉइंट पे पहुंचने पर उसकी कोई स्पीड ना रह जाए। हाँ जी सर,
तो यहां से जो काइनेटिक इनिशियल मिनिमम है बेटा वो कैसे लिख सकता हूं सर, हाफ ऑफ एम वी ई स्क्वायर होगा या नहीं होगा, एस्केप मिनिमम स्पीड इज एस्केप स्पीड, हाँ जी सर, प्लस माइनस ऑफ जी m1 m2 अपॉन आर लिखूंगा या नहीं, मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से बेटा ये जो आपका आ रहा है हाफ ऑफ एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन ऑफ आर। आओ बेटा उचकाना चालू करते हैं, m से m उचकाया 2 उधर जाएगा मेरे लाल। तो आप बताओ ये जो वी ई आ रहा है रूट ओवर ऑफ 2 gm अपॉन आर आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक काम और करो, ये तो आ गया राइट, एक काम और करो, आप रेडियस ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई और रेडियस ऑफ अर्थ से डिवाइड कर, तो बेटा gm अपॉन आर स्क्वायर, gm अपॉन आर स्क्वायर क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ बन जाएगा। क्या ये 2g r भी कहलाने लगेगा या नहीं, यानी कि क्या मेरा ये बोलना सही रहेगा, जो भी आपकी एस्केप वेलोसिटी आ रही है वो रूट ओवर ऑफ 2gm अपॉन आर या रूट ओवर ऑफ 2g r आ रही है मेरे यार। कोई दिक्कत, अभी देखते जाओ कैसा पोस्टमार्टम करता हूं, कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सिंस एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2g अपॉन आर, बेटा मास को क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ लिख सकता हूं, डेंसिटी ऑफ अर्थ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा सर, 4/3 पाई आर क्यूब। एस्केप वेलोसिटी आ रही है 2 इंटू 2 2 इंटू 4 8 पाई जी 8 पाई जी आर स्क्वायर अपॉन 3 आ रही है इंटू रो आर स्क्वायर आ रही है या नहीं आ रही है, हाँ जी सर। आर अगर मैं बाहर ले लूं बच्चे तो आप मेरे को बताओ, आर स्क्वायर तब बाहर आ गया 8 पाई जी रो डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है या नहीं, हाँ जी सर आ रहा है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं बच्चों, जो आपकी एस्केप वेलोसिटी आई उसके सारे फॉर्मूले एक साथ लिख दूं, 2gm अपॉन आर बोल लो, या फिर रूट ओवर ऑफ 2g r बोल लो, या फिर आप इसको r इंटू 8 पाई जीरो बाय 3 बोल लो। एक ही बात है या नहीं है, हाँ या ना। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या आपकी एस्केप वेलोसिटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्या आपकी एस्केप वेलोसिटी, एक मिनट रुकिए जरा, ये क्या हुआ, एक सेकेंड लैग हुआ था क्या, सॉरी यार बच्चों मैंने ध्यान नहीं दिया, लैग हुआ था। अभी ठीक है, अभी ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं लिख रहा था, आई वॉज बिजी इन राइटिंग। अभी ठीक है या नहीं है, पहले ये बता दो। मैंने सारे फॉर्मूले एक साथ यहां पर लिख दिए हैं, कोई दिक्कत मेरे बच्चे। ठीक, नाउ इधर देखो, सम पॉइंट्स टू बी नोटेड। फर्स्ट पॉइंट, escape velocity does not depends upon mass of object, mass of object। second point, escape velocity does not depend upon the angle of projection।
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब जो आपकी स्केप वेलोसिटी है बेटा, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड जो आपकी स्केप वेलोसिटी है बेटा, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आप इस चीज को समझो थोड़ा सा। आपका क्या मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर स्केप वेलोसिटी डिपेंड कर रही है? नहीं सर, वो तो कैंसिल आउट हो गया। बहुत अच्छे। क्या एंगल, कितना एंगल पे फेंक रहा हूं? एक्चुअली मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं, और काइनेटिक एनर्जी में स्पीड आती है। और स्पीड क्या बेटा, तू कैसे भी फेंक इसको, ऐसे फेंक, ऐसे फेंक, ऐसे फेंक, ऐसे फेंक, ऐसे फेंक, एंगल के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है। इस वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा, किसी भी डायरेक्शन में फेंक, तभी जाके आपका बेटा क्या होगा, एस्केप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आप बता दीजिए। हाँ या ना? हाँ जी सर। नाउ नोट, नोट सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। अभी सुनते जाइए बच्चों। हाँ, एस्केप वेलोसिटी यहां से देखो, क्या एस्केप वेलोसिटी 8 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट आर रूट रो से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है? आर रूट रो से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है? आप बताइए, हाँ या ना? हाँ जी सर, जो आपकी एस्केप वेलोसिटी है वो आर रूट रो से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? यहां से क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन टाइप समझो। यहां से बच्चों क्वेश्चन टाइप समझो कैसे बन सकते हैं। वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, सुना। पहला क्वेश्चन टाइप, रेशियो ऑफ escape velocity when radius and density of two planet is given। पहला क्वेश्चन तो वो ये दे देगा कि आप रेशियो ऑफ escape velocity बताओ दो प्लेनेट की जिनकी रेडियस और जिनकी डेंसिटी इतनी इतनी है ना? और क्या पूछ लेगा वो आपसे? देखो ऐसे ही बता रहा हूं, है ना। वो आपको एस्केप वेलोसिटी का रेशियो दे देगा, रेडियस दे देगा और डेंसिटी का रेशियो पूछ लेगा। एस्केप वेलोसिटी का रेशियो दे देगा दो प्लेनेट का, रेडियस दे देगा दो प्लेनेट की, और डेंसिटी का रेशियो पूछ लेगा। समझे? हाँ या ना? हाँ या ना? राइट और रॉन्ग? चलो एक क्वेश्चन में ही करवाता हूं। एक क्वेश्चन लो। इफ radius and density is thrice of Earth, if radius and density of planet, if radius and density, लिख दे रहा हूं पूरा, फिर से सबमिट गया, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। if radius and density of a planet is thrice that of Earth, then find escape velocity of that planet। लो बेटा, करो 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 करो, आराम से खेलो, करिए। आपको रेडियस ऑफ प्लेनेट एंड डेंसिटी ऑफ प्लेनेट क्या दे दिया है? 3 गुना दे दिया है। हाँ या ना? रेडियस ऑफ प्लेनेट इज थ्राइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ and density of planet is thrice of density of Earth। Therefore
escape velocity of planet upon escape velocity of earth is equals to radius of planet root over of density of planet, radius of planet into root over of density of planet divided by radius of earth into density of अर्थ। तो बच्चे यहां से जो तेरा वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अर्थ आएगा 3 टाइम्स ऑफ इंटू 3 टाइम्स ऑफ रो ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ इंटू रो ऑफ अर्थ। रेडियस से रेडियस उचका दो, रूट ओवर ऑफ री से रूट ओवर ऑफ री उचका दो, तो वेलोसिटी ऑफ escape velocity of planet 3√3 times of escape velocity of earth आया या नहीं आया? आया ना? आया या नहीं? राइट और रॉन्ग? कोई दिक्कत? इसमें के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अभी सुनते जाइए, अभी तो बेटा चालू हुए हैं। पिछली बार वाले नोट देख के आप समझ गए होंगे क्या बवाल मचा रहे हैं आज अपन। अभी सुनो, टू कांस्टेंट जी की वैल्यू आप जानते हो, मास ऑफ अर्थ आपको पता है, रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है। जब आप सारी वैल्यू पुट करते हो बेटा, जब आप सारी वैल्यू पुट करते हो बेटा, तो जो एस्केप वेलोसिटी आती है वो आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कहां से मेरे लाल? फ्रॉम अर्थ। अर्थ से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की आती है। सुनते जाइए अभी बेटा, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून होता है वो अर्थ की ग्रेविटी से 6 गुना कम होता है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून कितनी होती है, कोई बताएगा बेटा? एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून 2 पॉइंट कितनी होती है मेरे लाल? 3 किलोमीटर पर सेकेंड। आया ना? 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मजा आया है ना? अभी सुनते जाओ बस बस। तो भाई एस्केप वेलोसिटी के बारे में जो सबसे मेन चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी 0 होगी होगी होगी। बात खत्म। अच्छा, थोड़ी थोड़ी बातें बताता हूं। मून के ऊपर एटमॉस्फेयर क्यों पॉसिबल नहीं है? कभी सोचा है कि भाई मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर होने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, वो मून की एस्केप वेलोसिटी से बहुत ज्यादा होती है। और मून की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो आप अगर मून पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेकर जाओगे तो वो वहां से एस्केप करके बाहर भाग जाएगा या नहीं भाग जाएगा? और अगर एस्केप करके बाहर भाग गया तो आप मेरे को बताओ क्या वहां पर एटमॉस्फेयर पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। लेकिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से कम होती है। दिस इज द रीजन व्हाई अर्थ पर आपको ऑक्सीजन मिल पाती है और कहीं मून पर जाके आपको नहीं मिल पाती है ना? आइए, तो ये बढ़िया काम हो गया, सारी चीजें एक साथ हर एक बोर्ड पर आपको यहां पर मिल गई हैं। चलिए बच्चों आओ, बहुत प्यारा एक क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है? लेट मी चेक कितने लोगों का इसमें दिमाग चल पाता है। रेडी बच्चा पार्टी? कुछ केसेस करवाता हूं पहले, ठीक है? क्वेश्चन चलो आराम से पहले एक केस करवाता हूं। इफ v इज इक्वल टू, अच्छे से समझना, जो आप स्पीड से फेंक रहे हो वो k टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी है। जिस स्पीड से आपने फेंका, जिस भी स्पीड से आपने फेंका बेटा, वो k टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी है। अब आपको एनालिसिस करना है, तो सुनो, अब यहां पे 2 केस बनेंगे। यार इसको क्वेश्चन ना बोल के आर्टिकल ही बोलो, सीधा फॉर्मूला ही आपके काम में आएगा ना इसका।
आइए अब समझाता हूं केस वन। बच्चे केस वन क्या कह रहा है, अच्छे से सुनिएगा। अगर k की वैल्यू 1 से ज्यादा है, अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सोचो अगर बेटा k की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई, इसका मतलब क्या है, आप जिस भी स्पीड से फेंक रहे हो वो ज्यादा हो जाएगा एस्केप स्पीड से, हायर। और अगर एस्केप स्पीड से ज्यादा हो गया, मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे, क्या इसकी वेलोसिटी एट एस्केप पॉइंट 0 होगी फाइनल या ना? फाइनल वेलोसिटी इन दिस सिचुएशन एट एस्केप पॉइंट 0 होगी या नहीं होगी? बताइए, 0 होगा या नहीं होगा? भाई जब मिनिमम v मिनिमम यानी एस्केप वेलोसिटी के बराबर से फेंक रहे थे, तो यहां पर जो आपकी फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 हो जा रही थी। अब आप यहां पर ग्रेटर देन, इस बार जो आप है मिनिमम नहीं है, ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी से फेंक रहे हो, तो क्या ये 0 के बराबर होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। और अगर 0 के बराबर नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, आप समझो थोड़ा सा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा फील कराना चाहता हूं, इधर आइए। लेट्स सेव दिस टू बी योर अर्थ, लेट्स सेव दिस टू बी योर अर्थ, ठीक है। आपको रेडियस वगैरह सब देकर रखा हुआ है, बढ़िया झमाझम, काम की चीज समझिएगा। इट्स अ अर्थ ऑफ मास m एंड रेडियस r। यहां से आपने m का पार्टिकल v की स्पीड से फेंका, m का पार्टिकल v की स्पीड से फेंका विच इज ग्रेटर देन ve। तो जब ये एस्केप पॉइंट पर पहुंचेगा तो बेटा इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, इंफिनिटी पे लिख रहा हूं, कुछ स्पीड होगी। इंफिनिटी यानी एस्केप पॉइंट, इंफिनिटी क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला गया। अब इस बार इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड है, इस बार कुछ ना कुछ स्पीड है। इंफिनिटी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो तो 0 हो जाएगी, बिकॉज आर इतना ज्यादा हो गया है कि -g(m) अपॉन r प्लस h, ये h की वैल्यू इतना ज्यादा हो गई कि अब ये बचा नहीं, अब ये निकल गया है बिल्कुल बाहर। अब अगर बाहर निकल गया बेटा, तो आप बताओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा या नहीं लगेगा? एज पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, के इनिशियल प्लस के, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का यहां पर कोई भी अता पता नहीं है। बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं यहां से बच्चों। ये फाइनल तो आपकी 0 हो गई इनफाइनाइट के ऊपर, राइट। ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ g m1 m2 अपॉन इनिशियली कहा था सरफेस ऑफ अर्थ पे था ले, और फाइनली बेटा हाफ ऑफ m इंटू वी इनफाइनाइट का स्क्वायर होगा या नहीं होगा? फाइनली कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया या नहीं? हाँ या ना? हाँ जी सर। बेटा m से m उचका दूंगा, हाँ जी सर उचका दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, चलो लिख दे रहा हूं, एक स्टेप ज्यादा आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बच रहा है आपका वी स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर इज इक्वल्स टू वी इनफाइनाइट का स्क्वायर, ठीक है। अब जो बताने जा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से देखो, मैं क्या करने जा रहा हूं, थोड़ी सी यहां पे जगह बनाना चाहता हूं। मेरे को यहां कुछ दिख रहा है, जी एम बाय आर वी इनफाइनाइट स्क्वायर बाय 2। देखिए बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूं। मैं एक चीज और करना चाहता हूं, क्या? सोचो, आपको यहां पे क्या दिख रहा है? चलो अगर ऐसा है तो सबसे पहले 2 से 2 उचका दूंगा, हाँ सर उचका दो। अगर ये है बच्चों तो ये क्या बच रहा है, वी स्क्वायर माइनस 2gm बाय आर इज इक्वल्स टू वी इनफाइनाइट का स्क्वायर। मेरे बच्चे ये क्या है,
क्या ये एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर है या नहीं है? एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर क्या 2gm/r हो रहा था या नहीं हो रहा था? हाँ जी सर। तो बेटा यहां से v एट इनफाइनाइट क्या होगा सर? v एट इनफाइनाइट हो जाएगा रूट ओवर ऑफ v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। हाँ या ना? या तो ये लिख लो, या फिर सुनो सुनो सुनो, बहुत आराम से देखो, सिंस v इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ वी है, तो बेटा v की जगह मैं ये लिखने जा रहा हूं, v एट इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू k वी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ v का होल स्क्वायर। वी अगर मैंने बाहर ले लिया तो बेटा v एट इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू वी इंटू रूट ओवर ऑफ k स्क्वायर माइनस 1 होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? इनफाइनाइट पे आपकी जो भी वेलोसिटी है इसको क्या कहते हैं, कोई नाम बता सकता है? इनफाइनाइट पे आपकी जो वेलोसिटी है इसको क्या कहेंगे, कोई नाम बता सकता है बेटा? इंटरस्टेलर वेलोसिटी। इंटरस्टेलर मतलब कि स्पेस में पहुंच गया है, इतनी दूर जा चुका है, अब आपका इस पे कोई काबू नहीं, और वहां पर उसकी स्पीड कितनी है ये कहलाती है बेटा इंटरस्टेलर वेलोसिटी। लिख लो, ये क्या कहलाती है? इंटरस्टेलर वेलोसिटी का नाम इसको कहा जाता है। सोचो सोचो सोचो, ये k1 से बड़ा था तो आपकी जो स्पीड थी वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा थी, और एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा से फेंकोगे तो जो फाइनल पॉइंट है जहां पे अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से ये पर्टिकुलर परिंदा आजाद हो रहा है, वहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी, और उसी का नाम क्या होता है बेटा? इंटरस्टेलर वेलोसिटी होता है। फील आया या नहीं? कहां पर? एकदम अंतरिक्ष में, दूर अर्थ से बहुत इसके ग्रेविटेशनल पुल में अभी ये नहीं है। कोई दिक्कत? ऐसा इंटरस्टेलर वेलोसिटी किस केस में निकलेगी बेटा? उस केस में जब आपकी थ्रोइंग प्रोजेक्शन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। हाँ या ना? एस्केप वेलोसिटी के बराबर अगर आप यहां से थ्रो करोगे तो इंटरस्टेलर वेलोसिटी आपकी जीरो होगी या नहीं होगी? राइट और रॉन्ग? होगी या नहीं होगी? बढ़िया काम। आओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बिल्कुल अभी अभी डिजाइन किया हुआ है, मतलब सुबह। फाइंड इंटरस्टेलर वेलोसिटी इन द फॉलोइंग situation. If v is equals to n times of gm by r, कर v is equals to n times of gm by r। पहले तो दिमाग लगाओ, n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा? अभी अभी क्वेश्चन बनाया सुबह सुबह, कहीं बुक में नहीं मिलेगा, कैसे भी नहीं मिलेगा। इधर देखो, v इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ gm बाय r के केस में आपको, अगर आपको प्रोजेक्शन स्पीड इतनी देके रखी हुई है, आपसे बोला है इंटरस्टेलर वेलोसिटी बताओ, लेकिन एक कंडीशन और गिवन है। क्या? ये जो n की वैल्यू है ये ग्रेटर देन या इक्वल्स टू √2, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू √2 होनी चाहिए या नहीं? अगर n की वैल्यू √2 से कम हुई तो क्या इंटरस्टेलर वेलोसिटी निकाल पाना पॉसिबल है? अगर n की वैल्यू √2 होगी तो v इज इक्वल्स टू वी होगा, उस केस में इंटरस्टेलर वेलोसिटी जीरो होगी, है ना?
तो ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, है ना? क्या गिवन है मेरे लाल? जो n है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू √2 है। अब निकाल सकते हो आप इंटरस्टेलर वेलोसिटी। चलो लग जाओ बेटा काम पर। कैसे निकालोगे? फटाफट। सर जो इंटरस्टेलर वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? सर v इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ v स्क्वायर माइनस ऑफ एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। हाँ जी। तो जो इंटरस्टेलर वेलोसिटी है ये कितना हो जाएगा? v का स्क्वायर सर ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू जी एम बाय आर, जी एम बाय आर माइनस बच्चे वीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्क्वायर कर रहे हो तो सर जी 2 जी एम बाय आर। तो बेटा इनफाइनाइट पे आपका कितना हो जाएगा? आराम से सर रूट ओवर ऑफ जी एम बाय आर इंटू एन स्क्वायर माइनस ऑफ 2 होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? आराम से देख लो होगा या नहीं, पहले तसल्ली कर लो, इसके बाद इसका अपन पोस्टमार्टम कर देते हैं। पक पक पक। पहले बताओ यहां तक किसी को दिक्कत? इंटरस्टेलर वेलोसिटी ना वी नहीं रे बाबा, ये होगा। कोई दिक्कत? बढ़िया। सुनिए अब कुछ वैल्यूज रख के पोस्टमार्टम कर देता हूं, ठीक है? चलिए अगर आपको दे दिया n इज इक्वल्स टू √2, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, मेरे साथ साथ करेंगे बेटा। n इज इक्वल्स टू √2 अगर हो गया, n इज इक्वल्स टू √2 अगर हो गया बराबर क्या हो गया? √2 हो गया। तो इस पर्टिकुलर केस में इंटरस्टेलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? सिंस जो आपकी प्रोजेक्शन स्पीड है वो इक्वल्स टू एस्केप स्पीड हो जाएगी। हाँ या ना? अगर 2 रखूंगा बेटा, आराम से देखो, अगर यहां पर 2 रखा, अगर यहां पे 2 रखा तो 4 माइनस 2 कितना होगा? आप खुद बताओ। 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा मेरे लाल? 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? अगर 2 हो गया तो बेटा आप बताओ जो इंटरस्टेलर वेलोसिटी है वो रूट ओवर ऑफ 2 जी एम बाय आर यानी इक्वल्स टू एस्केप स्पीड। यानी यहां पर जो भी वेलोसिटी होगी वो यहां पर एस्केप स्पीड जितनी थी होना चाहिए उतनी। मतलब कि क्या है? अगर यहां से आपने 2 गुना तेजी से फेंका एस्केप स्पीड से, अगर आपने यहां पे एस्केप स्पीड से 2 गुना तेजी से फेंका तो यहां पे जो उसकी स्पीड होगी वो एस्केप स्पीड यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? हाँ जी सर। अगर n की वैल्यू 3 रखूंगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7, यानी कि बच्चों यहां पर जो v इंफिनिटी होगी वो कितनी आ रही है? 7 जी एम बाय आर। एक बात बताओ मेरे यार, 7 को क्या मैं 2 इंटू 3.5 लिख सकता हूं? 3.5 इंटू 2 लिख सकता हूं। और जी एम बाय आर होगा ये भी रूट में, तो क्या रूट ओवर ऑफ 3.5 टाइम्स ऑफ वी हो रहा है? हाँ या ना? राइट और रॉन्ग? अगर मैं 4 रख रहा हूं बच्चों तो जो वी इंफिनिटी है वो कितनी आ रही है? सर 16 में से 2 गए 14 जी एम बाय आर आ रहा है या नहीं?
यानी कि 7√7 टाइम्स ऑफ वीई आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ या ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। चलिए एक क्वेश्चन और मैं यहीं पर करता हूं, देखता हूं कौन कैसे करता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन लिखिए, इफ, मजा आ रहा है, प्रोजेक्शन स्पीड इज 300% more than the 300% more than the 300% more than 300% more than the VE escape speed, then V infinity will be। देखता हूं कितने लोग करते हैं, करो, देखता हूं। अगर आपकी प्रोजेक्शन स्पीड 300% ज्यादा है तो आपको ये बताना है कि इसकी इंफिनिटी यानी इंटरस्टेलर वेलोसिटी कितनी होगी। लगाओ दिमाग। कितना आ रहा है? √15। हाँ, √15 किसका आया? अरजित दास। उसके पहले भी शायद किसी बच्चे का आया था। √7 नहीं होगी, ढोर लोग। आप लोगों को क्या लग रहा है? एन की वैल्यू 4 दे के रखी है, तुम ही होशियार हो, है? तुम ढोर हो। लिखो बेटा अपने पास ढोर। बेटा ये एन बाहर है, ये एन की वैल्यू 4 तब होती जब अंदर 2 होता। एन की वैल्यू जो आप 4, एन की वैल्यू 4 तब होती जब इस पर्टिकुलर केस में v इज इक्वल्स टू एन टाइम्स 2 gm/r, यानी कि एन टाइम्स ऑफ वी गिवन होता। बेटा एन टाइम्स ऑफ वी गिवन थोड़ी है इसमें। अच्छे से देखो, ढोर हो तुम लोग। आधा कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, आधा पकड़े ही नहीं। बेटा क्वेश्चन घुमा दिया है, एजे की क्लास है, आराम से खेला करो। एक बात बताओ, अगर 300% ज्यादा है तो जो प्रोजेक्शन स्पीड है वो 4 टाइम्स ऑफ एस्केप स्पीड होगी या नहीं? सिंपल करना था, दिमाग चला दिया, दिक्कत ये हो गई। तो बेटा क्या हो जाएगा सर? v² माइनस ऑफ ve²। तो बेटा इनफाइनाइट पे कितनी हो जाएगी सर? इनफाइनाइट पे हो जाएगी 4ve² माइनस ऑफ ve²। 16 में से एक गया, 15 बचा या नहीं बचा? √15 टाइम्स ऑफ ve आएगा आंसर, हाँ या ना? समझे या नहीं समझे पहले ये बताओ। यहां पर सुनो, ये n अलग है, ये k अलग है। यहां पर बेटा, यहां पर k की वैल्यू 4 दे के रखी हुई है। अच्छे से देखो, k की वैल्यू 4 दे के रखी हुई है। k की वैल्यू 4 है तो 4² माइनस ऑफ 1 इंटू वी करेंगे, दैट इज √15 वी आ रहा है या नहीं आ रहा है? आराम से खेला करो, जल्दीबाजी में गलती कर देते हो। कभी क्वेश्चन ऐसा देगा, कभी ऐसा देगा, मैंने दोनों करा दिए। क्या हम खेल लेंगे या नहीं खेल लेंगे? हाँ या ना? अभी सुनो एक बहुत प्यारा केस। अगर k की वैल्यू है, केस 1 था पूरा, केस 1। केस 2 की बात करता हूं बच्चों। अगर k की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी तो क्या ये ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जा पाएगा? सोचो। केस 2, k की वैल्यू लेस देन 1 हो गई, k की वैल्यू लेस देन 1 हो गई। अगर k की वैल्यू लेस देन 1 हो गई बेटा,
तो क्या ये ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जा पाएगा या नहीं, आप बताइए। हाँ, नहीं जा पाएगा ऑब्वियसली। इन दिस पर्टिकुलर केस v will be less than v, और अगर v will be less than v, particle will not escape from the gravitational pull of अर्थ, है ना। सुनो बहुत अच्छे से, अब बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ से बाहर नहीं जा पाएगा तो क्या हो रहा होगा, सोचो थोड़ा सा। अगर ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ से निकल नहीं पा रहा है तो क्या होगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। सर ये एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा और वापस से अर्थ के ऊपर गिर जाएगा या नहीं गिर जाएगा, सोच बेटा, हाँ या ना। सोच पा रहा है इतना। ये किसी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, यहां से आपने v से फेंका, दिस v इज लेस देन ve, तो एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। हाँ जी सर। तो बेटा ये किसी एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, यहां से यहां। बेटा हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, पॉइंट टू बी नोटेड बेटा। एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के वापस गिर पड़ेगा। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, वापस गिर पड़ेगा। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको ये मैक्सिमम हाइट बताना है कितनी होगी, समझे। चलिए चलिए वापस से वही पुराने खेल, एज पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्यों लग रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है और कोई दूसरे फोर्स है नहीं। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। इस पर्टिकुलर केस में आपकी फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी, लेकिन क्या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी? नहीं सर, ये ग्रेविटेशनल पुल से बाहर ही नहीं गया। ग्रेविटेशनल पुल से बाहर नहीं गया तो यहाँ पर अर्थ तभी तो वापस आ रहा है या नहीं, हाँ या ना, राइट। तो आप बताओ कितना होगा। सर ये होगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इनिशियली कितना दूरी थी बेटा, आर की दूरी थी इनिशियली। फाइनल दूरी कितनी होगी, आर प्लस एच मैक्स हो गई या नहीं होगी, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर प्लस एच मैक्स होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। एम से एम उचका देंगे या नहीं उचका देंगे। आपको क्या निकालना है, एच मैक्स निकालना। भैया क्या होगा यहाँ पे, भयंकर वाला कैलकुलेशन, आइए देख। हाफ ऑफ, बच्चे v की जगह क्या लिख सकता हूं, k टाइम्स ऑफ ve का होल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं, k टाइम्स ऑफ ve का होल स्क्वायर। अरे मेन कंडीशन तो यही गिवन है ना, v इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ ve। इस बार हमने k की वैल्यू लेस देन 1 ले ली, हाँ सर। माइनस ऑफ g m1 g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास जी एम अपॉन आर प्लस ऑफ एच मैक्स। बेटा यहां पर हाफ ऑफ के स्क्वायर, मैं क्या कर रहा हूं, यहां भी जीएम दिख रहा है, यहां भी जीएम दिख रहा है। अगर मैं एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूं, जीएम बाय आर माइनस ऑफ जीएम बाय आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जीएम अपॉन
आर प्लस एच मैक्स होगा या नहीं होगा? बहुत अच्छे से अगर आप देखोगे, जीएम से जीएम कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ जी सर, हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये क्या बच रहा है बेटा? सर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ r इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय r प्लस ऑफ h मैक्स बच रहा है, हाँ या ना? सब्जेक्ट क्या है? h मैक्स। मेरे बच्चे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? h मैक्स। कुछ गड़बड़ है? वैल्यू पुट, अरे सर कैसा चलेगा? अब भी कर दे रहे सही आ रहा है भैया, अब भी सही कर दे रहे, ना लो परेशान। के स्क्वायर 2b आएगा ना, और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे माय मिस्टेक थी बेटा, ये है ना, बाय आर हो जाएगा या नहीं? अब आपने क्या करना है, आइए, ये हो जाएगा आपका एलसीएम ले लीजिए, के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस ऑफ एच मैक्स। अब आपके पास क्या ही बचा है बेटा? अब आपके पास क्या बचा है? सिंपल, आप एच मैक्स को क्या कर सकते हैं यहां से? सर एच मैक्स को क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट बना लेते हैं, आइए, आर प्लस एच मैक्स इधर गया, आर उधर जाएगा, माइनस बेटा ये के स्क्वायर माइनस 1 नीचे आएगा, माइनस होगा तो 1 माइनस ऑफ के स्क्वायर बचेगा या नहीं? आर उधर भेज देता हूं, तो यहां से बेटा जो तेरा एच मैक्स है ये हो जाएगा आर इंटू 1 माइनस ऑफ के स्क्वायर माइनस ऑफ आर, राइट? तो यहां से बच्चे एच मैक्स कितना आ रहा है? आर माइनस आर माइनस माइनस प्लस आर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ के स्क्वायर होगा। आर से आर उचका दो, तो मेरे बच्चे एच मैक्स कितना आ रहा है? सर एच मैक्स आ रहा है के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ऑफ के स्क्वायर इंटू आर, हाँ या ना? के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ऑफ के स्क्वायर इंटू आर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आराम से बताइए। ये आर क्या है बेटा यहां पे? सर आर है रेडियस ऑफ अर्थ। आर कितनी है? रेडियस ऑफ अर्थ है या नहीं है? हाँ भाई, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, कोई दुविधा हो तो यहीं पर मेरे से पूछ लो। बढ़िया काम। आराम से पूछ लीजिए अगर किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही हो तो। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, आप करिएगा। फाइंड मैक्सिमम हाइट if v is equals to root over of gm by r। करिए, फाइंड मैक्सिमम हाइट if v is equals to root over of gm by r। क्या बोल रहे हैं सर? स्क्वायर आपने नहीं लिखा, 2gm by r स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर बे? 2gm by r स्क्वायर कहाँ होता है? अर्जित दास कहाँ बोल रहे हैं? कहाँ पे स्क्वायर छोड़ दिया बेटा? के स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, क्या दिक्कत है? सही आया रिजल्ट। अबे कौन सा स्क्वायर ये बोल रहे?
ये है 2RE, H max is equals to R, H is equals to R, H is equals to R। वेरी गुड बच्चों, है ना। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, सिंस क्या जो भी V दे के रखा हुआ है वो V से कम दे के रखा हुआ है या नहीं? कैसे सर? V इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ GM/R गिवन है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या बना बेटा? सर रूट ओवर ऑफ 2 GM/R तो VE हो गया। क्या ये VE/√2 बन गया या नहीं बन गया? हाँ जी सर, VE/√2 बन गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये VE/√2 बन गया है तो आप मेरे को एक बात बताएंगे, यहां से बच्चों V/VE कितना आ रहा है? 1/√2, 1/√2। क्या यही K होता है या नहीं होता है? हाँ या ना? क्या यही K होता है या नहीं होता है? हाँ जी सर, अगर K पता लग गया, देयरफॉर H max कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा K² 1 माइनस ऑफ K² इंटू रेडियस ऑफ अर्थ 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस ऑफ 1 इंटू R। तो बेटा ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से H max कितना आ गया? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर आ गया या नहीं आ गया? अगर मैं इसी का जनरलाइज सॉल्यूशन बनाना चाहूं तो क्या होगा? मजे लेना चाहते हो? आर्टिकल प्रॉब्लम बना दें इसको। चल आइए, अगर मैं इसका जनरलाइज प्रॉब्लम बनाना चाहता हूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? लेट V इक्वल्स टू VE अपॉन N। हालांकि जनरलाइज सॉल्यूशन तो वही यार, N की वैल्यू वही आ जाएगा, कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है इसको, सेम वही आ जाएगा, सेम वही आ जाएगा आंसर। आप N 1/N के टर्म्स में आंसर आने लगेगा, सेम ही आएगा, मजा नहीं आएगा उसमें, कोई वापस से कान वहीं पकड़ रहे होंगे अपन, है ना। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब करिए, फाइंड द रेडियस ऑफ अर्थ फॉर विच द अर्थ बिहेव्स एज अ ब्लैक होल। बच्चों अगर कोई भी चीज को ब्लैक होल की तरह बिहेव करना है तो उसकी एक कंडीशन होती है कि यहां से अगर कोई भी चीज को अगर ब्लैक होल की तरह बिहेव करना है तो उसकी कंडीशन ये होती है बेटा कि ब्लैक होल से कोई भी चीज बाहर नहीं आ पाए, कोई भी मतलब लिटरली नथिंग कैन एस्केप आउट फ्रॉम द ब्लैक होल। नथिंग का मतलब इवन लाइट। इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर लाइट घुसी और बाहर ना निकल के आ पाए तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा आपका ब्लैक होल, समझे। तो बेटा ब्लैक होल की कंडीशन क्या है? ब्लैक होल की कंडीशन है इवन द लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस। और अगर लाइट एस्केप नहीं कर पा रही है तो इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है ब्लैक होल की वो ग्रेटर देन और इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होगी या नहीं होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू। लाइट अंदर जाएगी बाहर नहीं आएगी बेटा, बरमूडा ट्रायंगल है ये लाइट के लिए, है ना। तो बच्चों सुनो 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 ओ दुनिया वाला, यानी एस्केप वेलोसिटी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट करना है। एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 2 g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ शुड बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा।
दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 2gme अपॉन आर ई ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर हो जाएगा या नहीं? हाँ, इसको इधर कर दो, तो बच्चों 2gme अपॉन सी स्क्वायर, 2gme अपॉन सी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ आएगा। उल्टा हो जाएगा ना, इसको इधर करेंगे तो। हाँ या ना? होगा या नहीं होगा? तो जब आप 2g मास ऑफ अर्थ और स्पीड ऑफ लाइट की जब आप वैल्यू पुट करोगे तो जो रेडियस ऑफ अर्थ आएगी, यू विल बी अमेज्ड टू सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, यानी 10 टू द पावर -2 मीटर। भाई साहब, कैन यू इवन इमेजिन? यू जस्ट इमेजिन क्या बखेड़ा खड़ा किया है। जस्ट इमेजिन, इतनी बड़ी जो अर्थ है वो तेरे बाल से भी छोटी हो जाए। हाँ, सर के बाल की बात कर रहा हूं, सर के बाल की, उससे भी छोटी हो जाए। इतनी सी अर्थ अगर हो जाएगी, इतनी सी अर्थ, यानी कि इतना भारी मास नहीं बदला है, मास उतनी है मेरे भाई, मास नहीं बदला है, मास उतना ही है। इतना भारी मास इतनी सी जगह में अगर आप रखोगे तब वो ब्लैक होल बनेगा। अब सोचो, जो आपने डिस्कवरी की है सूरज से भी बड़े बड़े ब्लैक होल्स की, उनका मास कितना होगा? जस्ट इमेजिन, आपका दिमाग उड़ जाएगा, दिमाग उड़ जाएगा, है ना? यहीं पर आप लिख सकते हो एक कंडीशन और, अगर इसके वेलोसिटी ज्यादा है मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड से, इसके वेलोसिटी, सॉरी उल्टा कर लो, अगर मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड ज्यादा है एस्केप वेलोसिटी से, तो आपका एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। एटमॉस्फेयर विल नॉट एग्जिस्ट। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका इसकी डेंसिटी न्यूक्लियस से भी ज्यादा होगी बेटा, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। समझे या नहीं समझे? है ना? बोलता सर इसकी डेंसिटी न्यूक्लियस से भी ज्यादा होगी। बढ़िया काम। एक सेकंड रुकिए जरा। अमेजिंग, यस इट्स अमेजिंग। क्या बात, क्या बात, क्या बात। चलिए एक मिनट रुको जरा, चलो एक आर्टिकल प्रॉब्लम कराता हूं, एक आर्टिकल प्रॉब्लम कराता हूं। फाइंड द एस्केप वेलोसिटी इन द फॉलोइंग सिचुएशन। फाइंड द एस्केप वेलोसिटी इन द फॉलोइंग सिचुएशन। समझिएगा, ये अर्थ है, ठीक है? बहुत प्यारी प्रॉब्लम है, अच्छे से समझो, मजा आएगा बहुत। ये आपकी अर्थ है, इस अर्थ के बीच में मैंने क्या ड्रॉ कर दी बेटा? इस अर्थ के बीच में मैं एक टनल ड्रॉ करने जा रहा हूं, ऐसा पूरा बीच से, ठीक है? ये मैंने एक ऐसी टनल ड्रॉ कर दी, कोई दिक्कत? अब मैंने इसमें एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया, ये ऑब्जेक्ट मैं कहीं से भी थ्रो कर सकता हूं, कहीं से भी मतलब लिटरली कहीं से भी। लेट्स से ये ऑब्जेक्ट मैंने यहां से थ्रो किया, और जो आपको डिस्टेंस देके रखी हुई है यहां से यहां तक की, ये आर
इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ दे के रखी हुई है ना। इसका मास m ही है, रेडियस r e है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहां से आपने एक m मास का ऑब्जेक्ट ve से फेंका। सुन बेटा, बहुत प्यारी प्रॉब्लम बनाई है। आपने n का ऑब्जेक्ट, यहां से n की वैल्यू लेस देन 1 है, ये गिवन है बेटा। n की वैल्यू लेस देन 1 है। आपको बताना है इसके वेलोसिटी क्या होगी। करिए। चलिए करिए। n की वैल्यू लेस देन 1 है। r कहां से नाप रहे हो? सेंटर से नाप रहे हो, लिख दे रहा हूं। r इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर। r इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर। 10 प्रॉब्लम की एक प्रॉब्लम करवा दे रहा हूं। कभी वो आपको यहां से फिकवाएगा, कभी वो आपको यहां से फिकवा देगा, कभी यहां से फिकवा देगा, कभी यहां से फिकवाएगा, कभी सरफेस से फिकवाएगा। मैं सारी प्रॉब्लम को मिलाकर कंसाइज कंटेंट दे रहा हूं। एक प्रॉब्लम में मैंने आर्बिट्री वैल्यू मान ली n। ठीक है। नाउ क्या मैं ये कह सकता हूं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड है सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u फाइनल। आपको एस्केप करवाना है। एस्केप, आपको ये इंटरस्टेलर वेलोसिटी नहीं पूछा, आपसे कहा है सिर्फ एस्केप करवाना है। तो अगर एस्केप करवाना है तो फाइनल वेलोसिटी और फाइनल ग्रेविटेशनल पुल 0 होना चाहिए या नहीं? हाँ जी सर। इनिशियल आपको कितना दे के रखा हुआ है सर? हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर प्लस, बच्चों u इनिशियल क्या हो जाएगा सोचो सर? इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या मैं इसको इनसाइड पोटेंशियल ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ पार्टिकल लिख सकता हूं या नहीं? हाँ या ना? भाई आप देखो ना, एक्सटेंडेड सिस्टम है या नहीं है, तो इनकी इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? V इन इंटू m, राइट। तो मेरे बच्चे ये क्या आ रहा है? हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस इनसाइड पोटेंशियल कितना हो जाता है बेटा? माइनस ऑफ जी एम अपॉन 2 आर ई क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर होता है या नहीं होता है? हाँ या ना? हाँ जी सर। इंटू होता है या नहीं? v इनसाइड इंटू मास ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, बहुत छोटी सी चीज बच्चों, मास ऑफ पार्टिकल से मास ऑफ पार्टिकल तो कैंसिल आउट हो गया। यहां पे लिखो वी स्क्वायर। अच्छा, 2 से 2 भी कैंसिल कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 2 से ये वाला 2 भी बेटा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। क्या बच रहा है बेटा? सर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर ई क्यूब, उस तरफ ले गया ना, 3r स्क्वायर माइनस ऑफ एन आर, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा नहीं वो तो इक्वल टू तो उधर ही ले गया था, आर ई स्क्वायर अगर मैं बाहर निकाल दूंगा, एस्केप वेलोसिटी आएगी जीएम अपॉन आर ई क्यूब इंटू आर ई स्क्वायर 3 माइनस ऑफ एन स्क्वायर। मेरे बच्चे कितना प्यारा रिजल्ट आया, अच्छे से देखो बेटा। एस्केप वेलोसिटी कितनी आई? एस्केप वेलोसिटी जीएम अपॉन आर ई इंटू
3 माइनस ऑफ एन स्क्वायर का होल रूट आया, हाँ या ना? अब आप देखो, अब आप यहां से रिजल्ट निकाल सकते हो। जो आपकी स्केप वेलोसिटी आई बेटा gm अपॉन आर ई 3 माइनस ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है? लिखो यहां पे एस्केप वेलोसिटी आई रूट ओवर ऑफ gm अपॉन आर ई इंटू 3 माइनस ऑफ एन स्क्वायर। आओ थोड़े रिजल्ट वेरीफाई कर लेते हैं, सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, रेडी? चलो पहले लास्ट ईयर जो क्वेश्चन कराया था उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? अगर n इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया, n इज इक्वल्स टू 0 पुट किया मेरे बच्चे, तो आप बताइए एस्केप वेलोसिटी कितनी आ रही है? n इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, n इज इक्वल्स टू 0 पुट करने पे VE इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 3gm अपॉन RE आ रही है। gm लिख दिया तो इसको भी gm कर देना बेटा, ठीक है? ये कब आएगा रिजल्ट? व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम द particle is thrown from the center of earth। हाँ या ना? मजा आ गया? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, राइट? अगर n इज इक्वल्स टू 1/2 रखते, n इज इक्वल्स टू, चलो पहले n इज इक्वल्स टू 1 रख देते हैं, ठीक है? अगर n इज इक्वल्स टू 1 रख दिया बच्चे, तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी आ रही है? 3 में से 1 गया 2, 2gm अपॉन आर ई, ये तो बेटा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ रही है, यानी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ आ रही है। एकदम सही बात है। अगर ये r इक्वल्स टू आर ई के बराबर हो गया तो क्या आप सरफेस पे पहुंच गए या नहीं पहुंच गए? एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर, हाँ बेटा खेल ले, आराम से खेल बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना खेलना उतना खेल। अगर n इज इक्वल्स टू n/2 रखूंगा, मजा यार, ये वाला तरीका मेरे को सही लग रहा है। ये देखो टीचिंग टाइम के साथ एनहेंस होती है ना? लास्ट ईयर से अभी मैंने वादा किया था, एटलीस्ट 20 to 30% का वादा किया था आप लोगों से, लेकिन इंप्रूवमेंट कितना है आप देख सकते हो। नेक्स्ट ईयर इससे और कंसाइज करूंगा नेक्स्ट ईयर, और मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग नेक्स्ट ईयर मेरे से पढ़ें और देख पाए कि मैंने और कितना कंटेंट कंसाइज किया है। मैं नहीं चाहता। टाइम के साथ ग्रो होती है टीचिंग। अब देखो ना यार, एक ही प्रॉब्लम से कितनी सारी, अब आई एम श्योर, मैं 1000% श्योर हूं ये तरीका बहुत जल्दी दूसरे अपनाने वाले हैं। मुझे इतना पता है, भरोसा है अपने ऊपर। हाँ भाई, अपन ने भले ही जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा नहीं किया, अपन 50, 60, 70, 80, 90 हजार बच्चे, 1 लाख बच्चे लाइव नहीं पढ़ाते, 10,000 बच्चे लाइव नहीं पढ़ाते, अपन 500, 600 भी शायद ही मुश्किल से पढ़ा पाते हैं। लेकिन हाँ, इतना पता है कि जितने भी बच्चे कोई पढ़ा रहा है वो अपना कंटेंट जरूर देख रहा है। ये बात मैं 1000% श्योरिटी से कह सकता हूँ। कोई 2000 भी पढ़ा रहा है, कोई 4 भी पढ़ा रहा है, कोई 10 भी पढ़ा रहा है, कोई 20 भी पढ़ा रहा है, वो अपना कंटेंट देख रहा है भाई, ये बात पक्की है। इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। वीई बच्चे कितना हो जाएगा?
1/2 रखेंगे, 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 12 माइनस 1 11/4 हो जाएगा या नहीं, रूट ओवर ऑफ 11 GM अपॉन 4 RE। इसका मतलब क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट अ डिस्टेंस ऑफ R/2, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, यार दूसरे पेन से लिखता हूं नहीं, वो पूरा पीला 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 ही हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ R/2 from the center of earth, right? Next, अगर n is equals to 1/2, मैंने 2 लिख दिया, सॉरी माय मिस्टेक, 1/2 लिख के किया ना बेटा, इसको 1/2 लिख देना, 1/2 लिख के 2 लिख दिया, सॉल्व 1/2 से किया, देखा नहीं था, 1 से कम होना है ना, n की वैल्यू 1 से कम रखना है, 2 नहीं लिया, 1/2 मुंह से 1/2 बोला था बेटा, 2 लिख दिया, गलती हो गई, वो देखो n की वैल्यू 1 से कम लेना है, 1/3 रखेंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा, आप खुद बताओ, 1/3 1/9, 1/9 यानी कि 27 माइनस 1 26/9 हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाँ या ना, 26 GM अपॉन 9 RE आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट? छाप लो फटाफट, हेलो हेलो, हाँ हेलो, नहीं भैया गलत नंबर, n इज इक्वल टू, एक और ले लो भाई, 3/4, कर लो, खेल लो थोड़ा सा, कैलकुलेशन बढ़िया हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3/4 जब आप लिखोगे मेरे बच्चों, n इज इक्वल टू 3/4, 3/4 यानी कि 9/16, 16 3 जा 48, 9/16, 16 3 जा 48, 48 में से 9 गए, 39/16, चेक कर लेना एक बार रिजल्ट, मैंने मौखिक किया है पूरा, 39/16 RE आ रहा है या नहीं आ रहा है, मजा आ गया, 39/16 आ रहा है या नहीं आ रहा है, फटाफट बताओ बच्चों, मैं पानी भर के ला रहा हूं, तब तक आप इसको लिखो,
नायरा बेटा एन की वैल्यू 1 से ज्यादा लोगी? मेरे को एक बात बता, दिमाग नहीं चलाते ना, बताओ ना, एन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एन की वैल्यू 1 से ज्यादा लोगे तो ये वाली मेथड नहीं लगेगी ना बेटा। फिर ये इनसाइड के लिए लिख रही है, एन की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी बेटा, अर्थ के बाहर चले जाएगी। चलो 1 से ज्यादा लेना है, आ जाओ, एन की वैल्यू 1 से ज्यादा का केस भी मैंने लेकर रखा हुआ है, करो। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत अच्छे से आपको एक चीज देखनी है बच्चों। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट फेंका हुआ है वो कुछ अलग तरीके से फेंका है। आराम से देखो, आराम से देखो, ये लो। और जो आपने ऑब्जेक्ट फेंका है, देखना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको एस्केप वेलोसिटी निकालना है। ये है तेरा m का मास और इसको आपने ऐसे फेंका, आपको बताना है एस्केप वेलोसिटी क्या होगी अगर इट्स अ मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और इसको किसी h हाइट से आपने फेंका, ये आपको गिवन है। इस h हाइट से अब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अब क्या करेगी नायरा? अब कर तू जो करना चाह रही थी। इस बार आपका ऑब्जेक्ट जो है बेटा कुछ ऐसा जाके एस्केप होगा या नहीं होगा? सोचो 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 बेटा, आपकी जो एस्केप वेलोसिटी थी जो है, क्या वो एंगल पे डिपेंड कर रही है क्या? कैसे भी फेंको, कहीं से भी फेंको, लेकिन अगर एस्केप करवाना है तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी 0 होना चाहिए। ये एस्केप की कंडीशन है। इसमें भी आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा या नहीं? सिंस अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, K initial plus U initial is equals to K final plus U final। बेटा K final 0 कर दो, U final 0 कर दो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बाहर है तो एज अ पॉइंट मास एक्ट करेगा, RE प्लस H होगा या नहीं होगा, इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा बेटा हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय RE प्लस ऑफ h। m से m अगर आप उचका देंगे 2 उधर चला जाएगा, तो बेटा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आपकी एस्केप वेलोसिटी आएगी 2gm अपॉन RE प्लस h आना चाहिए। हाँ या ना? हो गया? ये लो भाई, हो गया काम। बढ़िया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई कलेश, कोई दुविधा हो तो यहीं पूछ लो। सुनो, एक टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर 2 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में छोड़ा जाता है तो वो एक दूसरे से पास आएंगे, दूर जाएंगे, है ना, या जैसे हैं वैसे ही रहेंगे? इसमें का क्वेश्चन बहुत आता है। टू एस्ट्रोनॉट्स, 2 एस्ट्रोनॉट है ना, आर फ्लोटिंग इन स्पेस। तो भाई ये 2 एस्ट्रोनॉट हैं, ये स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं, तो एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, या इनके बीच का डिस्टेंस कभी कम नहीं होगा? बताइए क्या होगा? भाई अगर स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं तो बताओ क्या होगा? देखो सुनो मेरी बात, यहां पर आप लोगों के साथ एक गलती बहुत बड़ी होती है। यहां पर आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते और रट के चले आते। 2 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में है तो उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो एक दूसरे के पास आएंगे, तो दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर, पास आएंगे, है ना? आपको यही पता है, बट आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से कभी पढ़ते नहीं हो।
आपको वो केस दे सकता है बेटा, इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस। समझो, दोनों चीज अलग है। एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है, एक ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है। ग्रेविटी फ्री स्पेस की अगर मैं बात करता हूं, अभी आगे आएगा ये वाला केस। ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब है नो कांटेक्ट विथ नो कांटेक्ट या नो नॉर्मल रिएक्शन, नो नॉर्मल रिएक्शन, कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं होती है। इसका मतलब कि इफेक्टिव ग्रेविटी जीरो होगी। ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब है कि कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रही है, इफेक्टिव ग्रेविटी जीरो हो रही है। ग्रेविटी फ्री स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट जीरो। ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो नहीं है। Whereas in gravitational free space, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो का मतलब बेटा यहां पे जी की वैल्यू जीरो है। समझो, दो एस्ट्रोनॉट वो बताएगा ग्रेविटी फ्री स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं या ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं। अगर वो ग्रेविटी फ्री स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं तो बच्चों दे विल मूव टूवर्ड्स ईच अदर, दे विल मूव, ग्रेविटेशनल फोर्स है, दे विल मूव towards each other under the effect of gravitational force, under the effect of gravitational force। बट जब ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होगा तो बच्चों आप बताओ मेरे को, क्या वो एक दूसरे के पास आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं। तो दे विल कीप floating at the same distance between them। अब भाई उनके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, as there is no gravitational force, as there is no gravitational force is acting, right? मजा आया? लिली बोल रही दोनों में डिफरेंस समझ नहीं आया। ये क्या समझा रहा हूं, ये वाली चीज अभी बताऊंगा आगे। ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब जो वेटलेसनेस होती है वो क्या होता है, यही कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस भी लिख सकते हो आप यहां पे। ये अभी आगे समझाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन दोनों का अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, ग्रेविटी फ्री स्पेस है यानी इफेक्टिव ग्रेविटी जीरो हो रही है, जी जीरो हो रहा है, और जी जीरो हो रहा है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो नहीं हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो नहीं हो रहा है तो वो एक दूसरे के पास आएंगे, लेकिन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस दे दिया यानी वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो क्या वो कभी पास आ पाएंगे? आप बताइए यार। ये गोयरी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। कल का सेशन कैसे लिया मैं ही जानता हूं, और आज का कैसे लूंगा पता नहीं। पहले दूसरी आंख में, अभी इस आंख में। क्लियर है? राइट। चलिए भाई,
अब सैटेलाइट मोशन की बातें हम करने जा रहे हैं, इसके वेलोसिटी होता है खत्म, ठीक है। अभी यहां पर आप सैटेलाइट मोशन की बातें समझेंगे। बहुत है यार, क्या बहुत ज्यादा बचे हुए हैं। चलिए आइए, आधे घंटे और लेता हूं क्लास, आधे घंटे और ले रहा हूं बेटा, मैं भी यहीं खड़ा हूं, डोंट वरी, मेरी भी 8 बजे से फिर क्लास है ना। इधर आइए। अर्थ सैटेलाइट क्या होता है? जब एक छोटी बॉडी एक बड़ी बॉडी के इर्द गिर्द घूम रही होती है, उसको मैं अर्थ सैटेलाइट कहता हूं, उसको मैं सैटेलाइट कहता हूं। जब भी एक छोटी बॉडी जब भी एक छोटी बॉडी बहुत बड़ी बॉडी के इर्द गिर्द घूम रही होती है, तो छोटी बॉडी जो कहलाती है उसको अर्थ सैटेलाइट कहते हैं, है ना। वैशाली पांडे कह रही हैं 2 घंटे हो गए फिर। तो बेटा एक बात बता, जब टीचर को पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, तुम्हारा ऑफलाइन कोचिंग थोड़ी है, ऑफलाइन कोचिंग थोड़ी है। ऑफलाइन कोचिंग में महीने की 30 तारीख को टीचर के अकाउंट में सैलरी आ जाएगी, है ना। सुन लो, आज डिफरेंस समझाता हूं। महीने की 30 तारीख को टीचर के अकाउंट में सैलरी आ जाएगी, वो क्लास में कोई भी गंद मचाए महीने भर, उसको फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स का टीचर है ऑफलाइन कोचिंग में, वही बहुत बड़ी बात है, नहीं फिजिक्स के टीचर ही नहीं मिलेंगे ढंग के, तो वो कैसा भी पढ़ाए कुछ भी करे, उसको 30 तारीख को उसके अकाउंट में सैलरी क्रेडिटेड, है ना। हमारे साथ ऐसा नहीं है भाई साहब, हमारे पास साल में एक बार होता है जो भी होता है। अब साल में एक बार साल भर का पैसा आ जाता है, समझो आप इस चीज को, ठीक है। अब साल भर पैसा नहीं आना, अब अगली साल पैसा लेकर आना है, तो अगली साल भी तो हमारा घर चलेगा नहीं चलेगा? अगली साल भाई, एक साल चलो, इस साल चल गया घर हमारा, अगली साल क्या करेंगे हम? आप बताओ, आप बताओ क्या करेंगे? बैठे रहेंगे, खाना आना नहीं खाएंगे, घर का किराया जो भर रहे हैं ये नहीं भरेंगे, जो थोड़ी बहुत ईएमआई है वो नहीं भरेंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे। जिंदगी कैसे जिएंगे मेरे भाई? हमको भी तो कमाना है, तो हमको तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर काम अपना है, यहां पे कंपनी वाले काम नहीं है। हम चाहें तो कोई भी कंपनी हमको भी देने रेडी है भाई, हम साफ बोल रहे, करोड़ों देने रेडी है। किया था अभी 1.25 करोड़ का ऑफर रिजेक्ट, 1.28 सीआर का कर दिया था। नहीं चाहिए ऐसा पैसा मेरे को जिसमें चैन की नींद ना हो। 1.25 करोड़ बहुत होता है मेरे भाई जिंदगी जीने के लिए। साल में 1.25 करोड़ आ रहा है, मतलब समझ रहे हो कितना होता है? मैं तो बता रहा हूं, मुंह से कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूं आपको। कोई फैकल्टी पैसे की बात नहीं करता है। छोड़ दिया, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा पैसा किसी काम का ही नहीं है जिसमें भाई कोई अपने को सोने ना दे आधी रात में। सर अभी जाके वीडियो बनाओ, तुरंत एडमिशन आएंगे। अरे भाई हमने बैच लॉन्च कर दिया, महातोड़ बैच। जबरदस्ती वीडियो थोड़ी ना डाल रहे, करो करो करो, जो है भाई एक दो ठीक है, बच्चों को पता लगना चाहिए उसके लिए डाल दे रहे हैं, बात खत्म है। बच्चा आएगा ठीक है, नहीं आएगा ठीक है, हमको क्या करना है? हमारा काम यह है जो बच्चा आया उसको 100% सेटिस्फाई करके एनी हाउ भेजना है, बात खत्म, सुकून की जिंदगी जीना है। ऐसा नहीं सवेरे 10 बजे उठ के पंच करना है वहां पे टक, और फिर 7 बजे नहीं कि भगना है टक। बेटा यहां तो सवेरे 8 बजे से काम चालू हो जाता है और रात में 12 बजे तक चलता है। सिर्फ 1 से 7 की नींद जो 6 घंटे की होती है वही ले पाते हैं। 12 के बाद थोड़ी देर घर वालों के साथ बैठेंगे, 7 बजे सुबह उठ जाएंगे, 8 बजे से काम चालू हो जाता है। तो भैया कहने का मतलब यह है, अगर टीचर पढ़ा रहा है तो पढ़ लो। ऑफलाइन वाले टीचर क्या करते? पक्के से निकल जाते बेटा, हाथ में देकर बत्ती, ये लो बेटा हो गया आज का, हाँ चलो कल से दूसरा यूनिट चालू करेंगे। और जब तक आपको समझ आता है कि बेटा आपका काटा जा रहा है, तब तक बहुत कुछ कट चुका होता है। चलिए, सैटेलाइट इज अ बॉडी विच रिवॉल्व कंटिन्यूअसली इन एन ऑर्बिट एंड इज अ कंपैरेटिवली मच लार्जर बॉडी। एक बहुत बड़ी लार्जर बॉडी के आजू बाजू जब कोई भी एक पर्टिकुलर छोटी बॉडी चक्कर काट रही होती है उसको सैटेलाइट बोलते हैं। अर्थ सैटेलाइट कौन से होते हैं? जो अर्थ के चक्कर काट रहे होते हैं। और बच्चों ये जो मोशन ऑफ सैटेलाइट है ये प्लैनेट से सिमिलर होता है, प्लैनेट और सन से सिमिलर होता है, इसलिए यहां पर केपलर्स के लॉ वैलिड हो जाते हैं। मोस्ट लाइकली एप्लीकेबल, आई रिपीट 100% नहीं, मोस्ट लाइकली एप्लीकेबल लिख रहा हूं। केपलर के लॉ हालांकि इलिप्टिकल पाथ के ऊपर होते हैं, ये जो सैटेलाइट होते हैं ये सर्कुलर पाथ करते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग आगे की। लेट्स से बेटा ये आपका क्या है? अर्थ है। लेट्स से ये क्या है बच्चे? आपका अर्थ।
है ना, ठीक है, छोटा बनाता हूं थोड़ा सा, दिस वन योर अर्थ, और इस अर्थ के आजू बाजू एक ऑर्बिट में, देखो इस अर्थ के आजू बाजू एक ऑर्बिट में लाइट से आपका कोई भी सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक, दिस इज योर अर्थ, ठीक है, दिस वन इज योर अर्थ, इसकी रेडियस कितनी है आर ई, इसका मास कितना है एम ई, ठीक, ठीक है। नाउ लेट से अर्थ के सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूरी पर, लेट से दिस डिस्टेंस टू बी आर, ये आर कितना होगा, सोचो सोचो सोचो, आर कितना होगा, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ होगा या नहीं होगा, सोचो, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, भाई ये एच हाइट ऊपर घूम रहा है, यहां से यहां से यहां से यहां से एच हाइट ऊपर घूम रहा है, अगर यहां से एच हाइट ऊपर घूम रहा है, यहां से अगर एच हाइट ऊपर घूम रहा है तो आर ई प्लस एच हो जाएगा या नहीं, दिस इज द ऑर्बिटल रेडियस, हाँ या ना। अब सिर्फ एक बात बताओ, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो वाली बात बताना, ठीक है, लेट से यहां पर आपका कोई भी एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, बहुत मजे वाली बात बताओ, ये कैसा घूम रहा है, सर ये घूम रहा है गोल गोल रानी ठंडा ठंडा पानी, कैसा घूम रहा है बेटा, सर ये घूम रहा है गोल गोल रानी ठंडा ठंडा पानी, अगर बेटा ये गोल गोल घूम रहा है तो आप अब मेरे को सिर्फ एक बात बताओ, इसको राउंड घुमाने के लिए क्या कुछ ना कुछ लगेगा या नहीं लगेगा, क्या लगेगा सर, राउंड घुमाने के लिए लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट, और टुवर्ड्स द सेंटर, अगर ये m का पार्टिकल v नॉट की वेलोसिटी से घूम रहा है, उस तरफ कर दे रहा हूं ताकि इधर लिखने की जगह बनी रहे, तो क्या सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बनेगा इस बार, ग्रेविटेशनल फोर्स बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा, हाँ या ना, हाँ जी सर। तो सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना है कि अगर इसको इस ऑर्बिट में घूमना है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी बात कर रहा हूं, ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट की बात मैं करने जा रहा हूं, सोचो ऑर्बिटल वेलोसिटी बच्चे कितनी हो जाएगी, सर ये हो जाएगी एफ सी इज इक्वल्स टू एफ जी, एफ सी कितना है एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर, एफ जी कितना लगेगा सर, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, भाई यही लगेगा या नहीं, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मैं क्या करता हूं बेटा, m से m उड़ा देता हूं, r से r उड़ा देता हूं, अगर ऐसा है तो ये v नॉट कितना आया बेटा, रूट ओवर ऑफ 2 gm अपॉन r की वैल्यू पुट कर रहा हूं, आर ई प्लस एच आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप बताइए हाँ या ना, अरे भाई रूट ओवर ऑफ gm अपॉन r, क्या यही रूट ओवर ऑफ gm अपॉन आर ई प्लस एच हो रहा है या नहीं हो रहा है, आराम से लो भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल ली। अगर यही नियर द सरफेस ऑफ अर्थ घूम रहा होता तो सोचो, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ अगर इसको घुमाना होता तो एच की वैल्यू 0 हो जाती या नहीं, हाँ जी सर, ऑलमोस्ट 0, 100 किलोमीटर ऊपर घुमा रहे हो तो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में 100 तो बहुत कम हो जाएगा ना, तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ही हो गया। तो बच्चों जो आपकी ऑर्बिटल स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी रूट ओवर ऑफ जीएम अपॉन आर ई। मैं क्या करता हूं, मैं खेल खेल देता हूं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे भाई ये कितनी हो जाएगी आप खुद बताओ, सर ये हो जाएगी आपकी वी बाय रूट 2, यानी अगर आपको नियर द सरफेस ऑफ अर्थ
नियर द सरफेस ऑफ अर्थ किसी भी सैटेलाइट को घुमाना है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होनी चाहिए? 7.92 किलोमीटर पर आवर। 7.92 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमता है पर सेकंड, मैंने पर आवर लिख दिया बेटा, पर सेकंड। बहुत बड़ी गलती हो जाती, गिर पड़ता इतनी देर में। तो वो समझ आया या नहीं आया? तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा बेटा? इतना होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? ऐसे ही आपको टाइम पीरियड की अगर मैं बात करता हूं, आइए, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं, देखिएगा कि एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगा रहा है। टाइम पीरियड टी। बच्चे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा सर? 2 पाई आर का डिस्टेंस चल रहा है वी नॉट की स्पीड से, राइट और रॉन्ग? हाँ जी सर। तो ये जो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ जीएम अपॉन आर। बेटा ये हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ जीएम। आराम से देखना, आर पहले से था, ये आर ऊपर चला जाएगा तो आर टू द पावर 1/2 हो जाएगा या रूट ओवर ऑफ आर हो जाएगा या नहीं? तो बेटा आर टू द पावर 1 और 1/2 कितना हो जाएगा? आर टू द पावर 3/2 हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, तो इसी को क्या मैं 2 पाई रूट ओवर ऑफ जीएम, आर की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं? आर ई प्लस एच टू दी पावर 3/2 आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये लीजिए भाई, टाइम पीरियड आ गया। हाँ भाई, केपलर लॉ अलग से पढ़ाऊंगा, ठंड तो रखो, पहले जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ना नहीं है। केपलर लॉ, केपलर लॉ, लो बेटा हो गया केपलर लॉ। है सर? कैसे? अच्छे से देख, अच्छे से देख, क्या यहीं से तेरा जो टाइम पीरियड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3/2 आ रहा है? 2 पाई कांस्टेंट, जीएम कांस्टेंट, 1/2 इधर भेजेगा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रहा है, हाँ या ना? भाई यही तो आपका केपलर का थर्ड लॉ है, यही तो आपका केपलर का, हालांकि वहां पर अलग से भी बताऊंगा, बट दिस इज केपलर थर्ड लॉ, या लॉ ऑफ प्लेनेट भी कहते हैं या नहीं कहते हैं इसको? केपलर्स थर्ड लॉ, या फिर इसी का नाम होता है बेटा लॉ ऑफ प्लेनेट। लॉ ऑफ प्लेनेट भी इसको कह दिया जाता है। अगर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ घुमा रहे हो तो आप खुद बताओ, इफ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ आप घुमा रहे हो, इफ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ आप घुमा रहे हो, तो बेटा ये जो आर है, ये जो आर है क्या इक्वल्स टू आर ई हो जाएगा, बिकॉज एच 0 हो जाएगा। अगर बेटा आर इक्वल्स टू आर ई हो गया तो बेटा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा सर? टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ जी इंटू मास ऑफ अर्थ आर ई रूट आर ई। आर ई रूट आर ई हो जाएगा या नहीं? हाँ या ना? पक्के से बताएंगे। अच्छे से देखो, कुछ जमा के लिखना चाह रहा हूं। t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ जीएम। बच्चों ये r टू दी पावर 3/2 है, लिख दे रहा हूं पूरा, r टू दी पावर 3/2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं तो किसी को दर्द होगा? आर ई क्यूब का होल रूट, भाई r टू दी पावर 3 टू दी पावर 1/2 है या नहीं है? हाँ जी सर। रूट रूट अगर मिला देंगे तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू आर ई क्यूब डिवाइडेड बाय जीएम आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ या ना? हाँ जी सर।
इसको भी और जमा के लिख रहा हूं, आर ई स्क्वायर नीचे लेकर आ रहा हूं, बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट आने वाला है। देखिए ये है आपका आर ई क्यूब से मैंने क्या किया बेटा, जीएम अपॉन आर ई स्क्वायर निकाल दिया। तो जो तेरा टाइम पीरियड आया मेरे लाल वो कितना आया, 2 पाई रूट ओवर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन जी आ गया या नहीं आ गया। बेटा इसकी वैल्यू पता कितनी होती है, फटाक से बताओ। टाइम पीरियड की वैल्यू बार बार एक ही आ रही होगी, कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी, √2 आवर्स या 84.6 मिनट, √2 आवर्स बोल दो या फिर 84.6 मिनट बोल दो। मजा आया, हर बार इतना आ रहा होगा, बहुत सारे टाइम एसएचएम में भी आएगा, पीछे भी कहीं आया था, याद करो। हाँ या ना, हाँ या ना, यस सर। अगर मैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात करता हूं, सुनिएगा, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात करता हूं, एक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से देखो, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, और सैटेलाइट है तो क्या वो ऑर्बिटल स्पीड से घूम रहा होगा या नहीं घूम रहा होगा। हाँ जी सर। तो ऑर्बिटल स्पीड अभी अभी कितनी निकल के आई बेटा, ताजा ताजा सर, ऑर्बिटल स्पीड निकल के आई आपकी रूट ओवर ऑफ जीएम बाय आर का, जी एम दैट इज मास ऑफ अर्थ, हाँ या ना, का होल स्क्वायर, राइट और रॉन्ग। तो यहां से मेरे बच्चे काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, ये आई जी एम ई एम अपॉन 2 आर। पॉइंट टू बी नोटेड, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगी या नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा या नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, अर्थ के लिए सैटेलाइट एक्सटर्नल पॉइंट जैसा, आउटसाइड पॉइंट जैसा बिहेव करेगा, तो माइनस ऑफ जी एम ई एम अपॉन आर होगा या नहीं होगा, वेयर आर इज आर ई प्लस एच, हाँ या ना। आप खुद बताओ, पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर लेकिन नेगेटिव में आई या नहीं आई। हाँ जी सर। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी सर, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक 1/2 है, पोटेंशियल 1 है, तो बेटा टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ जी एम एम अपॉन 2 आर होगी या नहीं होगी। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चे, जो तेरी टोटल एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर है, लेकिन यहां पे 2 है और यहां पर 1 है, तो टोटल एनर्जी ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी से या कम है, पहले आप ये बताओ। टोटल एनर्जी ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी से या कम है, आप मेरे को बस ये बताओ पहले तो फटाक से। टोटल एनर्जी ज्यादा है, टोटल एनर्जी ज्यादा है या कम है फटाक से बताओ यार। काइनेटिक एनर्जी रेशो, पोटेंशियल एनर्जी रेशो, टोटल एनर्जी भी बताओ कितना होगा। 1:-2 रेशो, 1:-2 रेशो -1, टोटल एनर्जी ग्राफ बनाओ इसका, बताता हूं कम है ज्यादा है, समझाता हूं, रुक जाओ, क्लास चाहिए इसके बाद क्लास छोड़ रहा हूं, ठीक है। आइए,
रेशियो तो हमने बेटा लिख दिया। नाउ एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ आपने बनाना है। एनर्जी वर्सेस आर, एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ आपने बनाना है। देखो ये काय का ग्राफ है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। सेम ग्राफ माइनस में, देखो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, सेम ग्राफ माइनस में टोटल एनर्जी का बनेगा या नहीं? सेम ग्राफ, सेम दिख रहा है, सेम ग्राफ टोटल एनर्जी का बनेगा या नहीं? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा आएगा सोचो, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इसके नीचे आएगा ऐसा या नहीं? ये कहलाएगा तेरा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा 1/r से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये हाफ है और ये r। ठीक है बेटा, आज की क्लास में यहां पर खत्म कर रहा हूं। कल थोड़ा सा बचा हुआ है, लाइक 2 घंटे का ही और बचा हुआ है। आप ये मान के चलो, बाइंडिंग एनर्जी, वेटलेसनेस बताना है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपको समझाना है क्या होता है, पोलर सैटेलाइट, और उसके बाद केपलर्स के लॉ। लगभग 2 घंटे का ही आपका बचा हुआ है, तो ये आपको कल मैं कंप्लीट करवाता हूं। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताना मेरे को, क्योंकि बहुत मेहनत से ये कंटेंट आप जो देख रहे हो बेटा, बड़ी ही मेहनत से बनता है, ऐसे नहीं बन जाता है। एक एक क्वेश्चन के लिए सोचना पड़ता है। टेक केयर, थैंक यू।